नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वे फास्ट स्टडी में। दोस्तों, आज हमारा ये फर्स्ट टाइम है कि हम बोर्ड पे समझा रहे हैं आपको, और आई होप कि आप लोग अच्छे से समझें और हम आपको अच्छे से समझाएं। देखिए, हम बात करेंगे आज कला, यानी कि कला की हम बात कर रहे हैं। और कला के अंतर्गत हम जानेंगे कि चीनी लेखक और यूनानी लेखक, यानी कि इनका कला में क्या सहयोग रहा है, या फिर हम इन्हें कला के अंतर्गत क्यों पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि ये तो आपके हिस्ट्री में ज़्यादा आते हैं ना, कि चीनी लेखक हो गए आपके, जैसे मैं बात करूं तारानाथ, हिनसांग, फाहियान, आपके मेगास्थनीज हो गए, आपके डाइमेकस हो गया, डायोनिसियस हो गया। तो मतलब इनका क्या महत्व है कला में, हम ये जानेंगे। यानी कि हमें हिस्ट्री की दृष्टि से नहीं पढ़ना है, हमें कला की दृष्टि से पढ़ना है। ठीक है, तो हिस्ट्री के अंतर्गत भी बहुत कुछ आता है। यानी कि अगर मैं बात करूँ प्रागैतिहासिक काल की, सिंधु सभ्यता की, मौर्य काल, आपके कुषाण काल, सारे जितने भी हिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं वो हमारे कला में भी महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा बहुत हिस्ट्री को हमें कला की दृष्टि से पढ़ना पड़ता है। तो ये आप याद रखिएगा इस बात को। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे तारानाथ। यानी कि तारानाथ क्या थे, कौन थे, क्या करते थे। ठीक है, तो तारानाथ की हम बात करें तो तिब्बतीय लेखक ये माने जाते हैं, तिब्बतीय लेखक है। दूसरी बात हम यहाँ पे करें इनकी, तो इनके ग्रंथ की हम बात करें तो एक ग्रंथ इन्होंने लिखा कंग्यूरी, और दूसरा इनका है अर्थंग्यूरी। ठीक है, एक तो हो गया आपका कंग्यूरी, यानी कि कंग्यूर बोल सकते हैं हम, और दूसरा हो गया तंग्यूर। फिर कह रहा है कि भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी, यानी कि जो आपके लामा तारानाथ है उन्होंने भारत के इतिहास के बारे में जानकारी दी कि भारत में क्या क्या हुआ था। तो ये तो उन्होंने इतिहास की दृष्टि से दिया था। फिर मैं बात करूँ तो कला की दृष्टि से इनमें क्या क्या देखने को मिलता है, चलिए बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो तारानाथ है उन्होंने क्या किया, बौद्ध चित्रकला की 3 शैलियाँ बताई है। ठीक है, 3 प्रमुख शैलियाँ, बौद्ध चित्रकला की 3 प्रमुख शैलियाँ बताई हैं। तो नंबर 1 होता है आपका देव शैली, नंबर 2 है आपका यक्ष शैली, और नंबर तीसरी जो शैली आपकी नाग शैली। ठीक है, ये 3 शैली आप याद रखिए। अब इन तीनों का यहाँ पर क्या महत्व है, ये तीनों जो शैलियाँ हैं कहाँ प्रचलित थी, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है। तो जो देव शैली थी आपकी वो कहाँ पे प्रचलित थी, तो देव शैली जो है वो आपकी मगध में प्रचलित थी, या आप याद रखिएगा देव शैली मगध में। फिर हम बात करें यक्ष शैली किसके काल में थी, अशोक के काल में। ठीक है, और हाँ, जो देव शैली है वहाँ पे संस्थापक कौन, किसके समय में, यानी कि जो संस्थापक है वो थे आपके बिंबसार, यानी कि बिंबसार मगध में प्रचलित थे। बिंबसार जो कि आपके बौद्ध धर्म जब चला था, गौतम बुद्ध थे उन्हीं के जो गौतम बुद्ध है उनके समकालीन बिंबसार, यानी कि उस टाइम बिंबसार शासक थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम, यक्ष शैली मैंने बता दिया अशोक के काल में थी। अब हमें बात करनी है नाग शैली। जो नाग शैली है, नाग शैली की मैं बात करूं तो यहाँ पर प्रसिद्ध आचार्य जो थे वो कौन थे, नागार्जुन थे। और प्रमुख आचार्य भी यहाँ पे देखने को मिले थे। तो प्रमुख आचार्य आपके एक हो गया आपके धीमान, और उनका पुत्र कौन थे, वितपाल। ठीक है, वितपाल हो गए। जो आपके पाल शैली के क्या थे, चित्रकार भी माने जाते हैं। यानी कि जो पाल शैली थी, पाल शैली आपके मध्यकाल की शैली है, ये याद रखिएगा आप। पाल शैली, जैन शैली, गुजरात शैली, अभ्रंश शैली, ये आपके क्या थे, आपके मध्यकाल की कला है। ठीक है, और ये उसमें चित्रकार माने जाते हैं। ठीक है, पाल शैली के संस्थापक गोपाल थे, और यहाँ पर पाल वंश के कई शासक आए, उनके पुत्र से लेकर पुत्र तक। अब इसी के साथ मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये थे आपके तारानाथ। मतलब जो तारानाथ ने काम किया है वो ये सब चीज़ देखने को मिलता है। 3 शैलियों इन्होंने बांटी, देव शैली, यक्ष शैली और नाग शैली। कौन सी कहाँ पे प्रचलित है मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं हम आगे। नंबर 2 आपका हिनसांग। ठीक है, हिनसांग कौन था, क्या किया, बताते हैं आपको। देखिए, यहाँ पे लिख रहा है कि हर्षवर्धन के राज दरबार में आया, 15 वर्ष तक रहा। ठीक है, हर्षवर्धन के काल में आया हिनसांग, याद रखना हर्षवर्धन के काल में। ठीक है,
और 15 वर्षों तक रहा, यानी कि भारत में 15 वर्षों तक रहा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इनके अनुसार सिंध का जो राजा था वो शूद्र था, यानी कि सिंध का राजा शूद्र था। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया इनके अनुसार, किसके? ह्वेनसांग के अनुसार, ह्वेनसांग के अनुसार। अब यहाँ पे कह रहा है कि बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ इन्होंने क्या किया? शिव की प्रतिमा, सूर्य की प्रतिमा की पूजा की, यानी कि बुद्ध भगवान की इन्होंने पूजा की। ठीक है, उसके साथ मैं एक बात बता दूं, ह्वेनसांग जो है ना, ह्वेनसांग चीनी यात्री है। इससे पहले मैंने तिब्बती लेखक की बात करी, चीनी यात्री है, लेखक है। तो इन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म के ग्रंथों को इकट्ठा करने की कोशिश की और उनको भारत से ले जाने की कोशिश की थी इन्होंने भी। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने बुद्ध भगवान जी को तो माना, पर साथ में उन्होंने क्या किया? उन्होंने साथ में शिव भगवान जी की प्रतिमा को क्या किया उन्होंने, और सूर्य भगवान की प्रतिमा को पूजा। तो मतलब इन्होंने यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इन्होंने ये चीज़ें की थी। ठीक है, फिर हम बात करें यहाँ पर ह्वेनसांग की, कि इन्होंने क्या किया। देखिए, ध्यान से देखिएगा, भारत में बौद्ध ग्रंथ एकत्र किए। ठीक है, भारत में क्या किया? बौद्ध ग्रंथों को एकत्र किया और नालंदा विश्वविद्यालय, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने क्या किया? अध्ययन किया। और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है आपका? वो है बिहार में। ठीक है, इसी के साथ मैं बात करूं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, यानी कि स्थापना बात करें तो वो आपके थे कुमार गुप्त। अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि पाल शासक थे, धर्मपाल, उन्होंने उसकी स्थापना की थी। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें, एक इनकी बुक है, ह्वेनसांग की बात हो रही है, याद रखना। इनकी एक पुस्तक है, तो पुस्तक का नाम है ट्रैवल इन इंडिया। ठीक है, ट्रैवल इन इंडिया इन्होंने पुस्तक लिखी थी। अब मैंने ह्वेनसांग के बारे में आपको जो चीज़ें बताई उसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो हम इसे कला की दृष्टि से क्यों पढ़ रहे हैं? हम कला की दृष्टि से हम इसीलिए इनको पढ़ रहे हैं, यानी कि जो ये लेखक है ये तो हिस्ट्री में आते हैं, पर हमें कला की दृष्टि से पढ़ना है, क्योंकि इनका जो आगे है काफ़ी मान्य है, इनको इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, इसलिए हमें इनको पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, अगला है आपका पॉइंट फाहियान। ठीक है, ह्वेनसांग के बाद हम पढ़ेंगे फाहियान। देखिए क्या है, सीरिया नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया, यानी कि फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कहाँ का नरेश था? सीरिया का नरेश। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। फिर कह रहा है कि मध्य प्रदेश की जनता को सुख समृद्धि बताया और मध्य प्रदेश की संस्कृति समाज के बारे में इन्होंने क्या किया? वर्णन किया। या जो अजंता है आपकी, अजंता में इन्होंने क्या किया था? भ्रमण किया था। और अजंता में इन्होंने जो भ्रमण किया, यानी कि वहाँ का जो अंकन किया, तो 398 ईस्वी में इन्होंने अजंता का भ्रमण किया था। वहाँ पे इन्होंने गुफाओं को देखा था। चलिए नेक्स्ट देखिए, और फाहियान भी आपके एक चीनी यात्री माने जाते हैं। अब आपके आते हैं इसके बाद मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज जो है वो एक यूनानी लेखक है, और इनके समय में क्या हुआ था या इन्होंने क्या क्या किया था? तो ये यहाँ पे कह रहा है कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। ठीक है, जो मेगास्थनीज था वो किसका राजदूत था? वो था आपका सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, राजदूत। और किसके दरबार में गया था? तो वो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में गए थे। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि जो सेल्यूकस निकेटर था, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर किसका प्रमुख सेनापति था? तो सेल्यूकस निकेटर आपका, अगर मैं सेनापति की बात करूं तो किसका सेनापति था ये? महान सम्राट कौन था हमारा? सम्राट की बात करो तो कौन था वो? बताओ ना, पता है आपको? सिकंदर। तो सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, तो उन्होंने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्यों भेजा? कारण ये था कि इनकी पुत्री का नाम था, सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री थी, उनका नाम था हेलन।
ठीक है, हेलन था। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहता है कि हेलन की शादी जो हुई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य से हुई थी, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को क्या किया था, पराजित करके मतलब विजय प्राप्त की थी। और इसी विजय के कारण सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य से। अब उन्होंने सोचा कि अगर यार चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ मेरी पुत्री जाएगी तो कहीं मेरी पुत्री को चंद्रगुप्त मतलब दुख ना दे या परेशान ना करे, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने राजदूत यानी कि राजदूत मेगास्थनीज को क्या किया, मेगास्थनीज को वहाँ भेज दिया ताकि वो वहाँ की खबर लाए कि वहाँ पे क्या होता है, कैसे लोग रहते हैं। राजा क्या होता है कि खाने के टाइम पे पहले नौकरों को खिलाया जाता है, या फिर कहीं जो मतलब वहाँ पे मौर्य वंश यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो वंश था मगध में, तो किस प्रकार से वहाँ पर शासन चलता है, वो सारी चीज़ें मतलब मेगास्थनीज ने इकट्ठा करके फिर जाके आपके सेल्यूकस निकेटर को बताया था। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं आगे पुस्तक की। तो मेगास्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका, ठीक है। तो इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज की हो गई। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है, तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक है वो इंडिका है आपकी। यहाँ पर कह रहा है कि मौर्य युगनी समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा, यानी कि किसने, मेगास्थनीज ने मौर्य के बारे में लिखा। मैंने अभी आपको बता दिया था, फिर उन्होंने क्या किया, सेल्यूकस निकेटर को भी बताया, ठीक है। तो ये आपके मेगास्थनीज के बारे में हो जाता है। अब देखिए 2 पॉइंट और है यहाँ पे, तो वैसे इनको भी आप याद रखिएगा क्योंकि वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, हिस्ट्री के दृश्य से है, पर क्योंकि ये आपके बिंदुसार और यहाँ पर अशोक की बात हो रही, तो ये कला की दृष्टि में पढ़े जाते हैं, इसलिए इनको याद रख लेना आप थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर बात कर रहा है डाईमेकस, यानी कि डाईमेकस कौन था या क्या था, देख लेते हैं। कह रहा है कि सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत, यानी कि जो डाईमेकस था वो सीरियन नरेश अंतियोकस का क्या था, राजदूत था, ठीक है। ये राजदूत हो गया। आगे कह रहा है कि बिंदुसार के दरबार में आया। देखो डाईमेकस किसके दरबार में आया, बिंदुसार के दरबार में आया। ये पॉइंट आप जरूर याद रख लीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर कह रहा है कि इन्होंने एक विवरण दिया था, तो विवरण था मौर्य से संबंधित, यानी कि यहाँ पर भी मौर्य से संबंधित इन्होंने क्या किया था, विवरण दिया था। और ये क्या है, आपके यूनानी लेखक है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब आगे कह रहा है डायोनीसियस, ये तो डाईमेकस था और ये डायोनीसियस, ये दोनों नाम कंफ्यूज करते हैं। तो इस यहाँ पे कह रहा है कि मिस्र नरेश फिलाडेल्फस का राजदूत था और अशोक के राज दरबार में आया, यानी कि ये किसका राजदूत था, मिस्र के नरेश, एक सेकंड है, मिस्र नरेश डेल्फस का राजदूत, यानी कि जो मिस्र का नरेश था फिल्डस का, वो आपके डायोनीसियस उनके क्या थे, आपके राजदूत हो गए। और कला की दृष्टि से हम अशोक को पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर इनकी बात की जा रही है कि राज दरबार में आया था, तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब अशोक के बारे में तो मैंने आपको बता रखा है कि बिंदुसार का पुत्र अशोक है, और बिंदुसार किसके पुत्र है आपके, वो हमने अभी बात की थी चंद्रगुप्त मौर्य की, तो जो आपके मौर्य वंश के हैं, तो ये पूरा मौर्य वंश ऐसे ही चला था। तो आज के सेक्शन में हमने जाना कला की दृष्टि से, हमने जाना कि जो चीनी लेखक और यूनानी लेखक है हमारी कला में कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इनके नाम कई बार आते हैं, ये आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो आज का जो सेक्शन है, वीडियो है, ये फर्स्ट वीडियो था। कोशिश करेंगे कि आगे से आपको बहुत अच्छे से समझाए, और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये। अगर कहीं पे दिक्कत होती तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और गलतियां होती है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि आपने ये गलत बता दिया। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त कर लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ दोस्तों आप सभी से। तो इसी के साथ तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।